हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी साइंस क्लास 7। पादपों में जनन किस प्रकार होता है, इसके बारे में हम एक वीडियो में करा चुके हूँ। यहाँ पे हमारा वीडियो रहने वाला है सेकेंड। पादपों में जनन किस प्रकार होता है, उसमें हमने पढ़ा था, जनन की विधियाँ पढ़ी थी और क्या पढ़ा था, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बारे में काय प्रवर्धन पढ़ा था और जो भी हमारे क्रियाकलाप थे वो हमने करे थे। यहाँ पे हम पढ़ेंगे मुकुलन। मुकुलन अपने आपने पहले इष्ट के बारे में पढ़ा है। आपने पहले क्या है, जो इष्ट था उसके बारे में पढ़ा है, जिसे केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता। जो इष्ट हमारा होता है उसे हम क्या है, नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उसे हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देख सकते हैं। इनके लिए यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो इष्ट कुछ ही घंटों में वृद्धि करके गुणन अर्थात जनन करने लगते हैं। इसमें क्या है, इनके लिए यदि क्या हो, पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो ये क्या करते, कुछ ही घंटों में वृद्धि या जनन करने लगते हैं। याद रखिए कि इष्ट एक एकल कोशिकीय या एक कोशिकीय जीव है। जो इष्ट होता है क्या है, एकल कोशिकीय या एक कोशिकीय जीव होता है। आइए हम देखते हैं कि ये जनन कैसे करते हैं। आगे हम देखते हैं कि हमारा जो क्रियाकलाप दिया है 8.3 जो क्रियाकलाप दिया है, इसमें शिक्षक या शिक्षिका द्वारा प्रदर्शित किए जाने के लिए, जो शिक्षक है या शिक्षिका है उसके द्वारा प्रदर्शित किए जाने के लिए क्या है, क्रियाकलाप एक हमें दिया गया है। बेक बेकरी से ईस्ट केक अथवा केमिस्ट की दुकान से ईस्ट पाउडर खरीद लें। चुटकी भर ईस्ट लेकर इसे किसी ऐसे पात्र में रखें जिसमें कुछ जल हो। इसमें 1 चम्मच शक्कर डालकर उसे जल में घोल लें। अब उस पात्र को किसी कमरे के गर्म भाग में रखें। 1 घंटे के पश्चात इस द्रव की एक बूंद कांच की स्लाइड या पट्टी पर रखकर सूक्ष्मदर्शी में देखें। आपको क्या दिखाई देता है, आप नई इष्ट कोशिकाओं को देख सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, आपको पाउडर, जो बेकारी या इष्ट के केक अथवा केमिस्ट की दुकान पे आपको क्या करना है, पाउडर खरीदना है और चुटकी भर इष्ट लेकर उसमें क्या करना है, किसी एक पात्र में रखें जिसमें कुल जल हो, जिसमें जल भरा हुआ हो, उसमें 1 चम्मच शक्कर डाल के उसे जल में क्या करें, घोल लें। अब उस पात्र को किसी कमरे के गर्म भाग में रखें और उसके बाद कुछ 1 घंटे के पश्चात, कितना टाइम लेना है, 1 घंटा, इस द्रव की एक बूंद कांच की स्लाइड जो पट्टी पर रखकर सूक्ष्मदर्शी द्वारा क्या करें, इसे देखें। आपको क्या दिखाई देता है, फिर आपको क्या करना है, अब आपको उसमें क्या दिखाई पड़ता है और आप नई इष्ट कोशिकाओं को देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं, जो इष्ट में मुकुलन द्वारा जनन किस प्रकार होता है, हम चित्र में देखते हैं। इष्ट जो कोशिका है इसमें विकसित होता हुआ मुकुलन और नवीन मुकुलन और मुकुलन श्रृंखलाएं, इसमें क्या है, जो मुकुलन श्रृंखलाएं दी हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। आगे देखते हैं, इष्ट कोशिकाओं से बाहर निकलने वाला छोटे बल्ब जैसे प्रवर्ध मुकुल या कली कहलाता है। मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है और जनन कोशिकाओं से विलग होकर नई इष्ट कोशिका बनाता है। नई इष्ट कोशिका विकसित होकर परिपक्व हो जाती है और फिर नई इष्ट कोशिका बनाती है। कभी कभी नवीन मुकुल में नए मुकुल विकसित हो जाते हैं जिसमें एक मुकुल श्रृंखला बन जाती है। यदि ये प्रक्रम चलता रहे तो कुछ ही समय में क्या होता है, बहुत अधिक संख्या में इष्ट कोशिकाएं बन जाती हैं। अब हम खंडन पढ़ लेते हैं। खंडन क्या होता है, आपने तालाबों अथवा ठहरे हुए पानी के अन्य जलाशयों में हरे रंग के अपंगी गुच्छे या फिसलनदार तैरते हुए
देखे होंगे। तो इसमें क्या है, जो इसे क्या बोलते हैं, स्पाइरोगाइरा, एक शैवाल या खंडन, जो क्या हम बोलते हैं इसे, फिसलनदार तैरते हुए जलाशय, हरे रंग की जो क्या होती है, परत जो दिखाई पड़ती है हमें, या फिसलन, या इसे हम क्या बोलते हैं, स्पाइगोरा या शैवाल में खंडन। देखेंगे ये शैवाल है, जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, जब क्या होता है, जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, शैवाल वृद्धि करते और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। शैवाल क्या करते हैं, तेजी से वृद्धि करते और खंडन द्वारा गुणन करते हैं। शैवाल दो या अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं। एक खंड अथवा टुकड़े नए जीवों में वृद्धि कर जाते हैं। ये प्रक्रम निरंतर चलता रहता है और कुछ ही समय में शैवाल एक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। अब बीजाणुओं का निर्माण। तो अध्याय फर्स्ट में आपने पढ़ा कि डबल रोटी में वायु में उपस्थित बीजाणुओं से कवक उग जाते हैं। इसमें क्या है, जो हमारी डबल रोटी होती है वो नमी पकड़ते हैं, इसमें क्या है, बीजाणु या कवक उग जाते हैं। अध्याय फर्स्ट में दिए गए क्रियाकलाप 1.2 को दोहराइए और डबल रोटी में रुई के जाल में बीजाणुओं को देखिए। जब बीजाणु निर्मुक्त होते हैं तो क्या होता है, वायु में तैरने लगते हैं और चूंकि वे बहुत हल्के होते हैं, कैसे होते, इनका वजन बहुत हल्का होता है, इसीलिए लंबी दूरी तक जा सकते हैं। बीजाणु आलैंगिक जनन ही करते हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या करता है, प्रतिकूल जो परिस्थितियां होती हैं उसमें को झेलने के लिए भी कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है। जो कठोर परिस्थितियां होती हैं उन्हें भी झेलने के लिए कठोर सुरक्षात्मक आवरण से क्या ऐसा होता है, ढका रहता है, इसीलिए ये लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। अनुकूलन परिस्थिति में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीवों में विकसित हो जाते हैं। मांस और फर्न जैसे पादप भी जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। हमें याद रखना है, जो मांस दिया है और फर्न, तो जैसे जो पादप होते क्या करते, बीजाणुओं द्वारा ही होता है। अब लैंगिक जनन के बारे में हम पढ़ लेते। पुष्प संरचना के बारे में आप पढ़ चुके हैं। जो पुष्प की संरचना होती है फूल की, उसके बारे में आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। यहाँ पे क्या है, आप जानते हैं कि पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। जो पुष्प होता है, पादप क्या कैसा होता है, जनन अंग होता है। पुष्प से जो पादप होता है उसी से पुष्प का जनन होता है। पुंकेसर नर, जो पुंकेसर होता है कैसा होता है, नर जनन होता, नर जनन का अंग होता है, और स्त्री केसर मादा जनन का अंग होता है। याद रखना है, जो पुंकेसर होता है कैसा, नर जनन का अंग होता है, और जो स्त्री केसर, ये तो सबको ही पता होगा, मादा जनन का अंग होता है। क्रियाकलाप 4 रसों, सरसों, गुड़हल या पिटूनिया का कोई भी पुष्प लीजिए। आपको क्या, इसके जनन अंगों को पृथक कीजिए। पुंकेसर और स्त्री केसर के विभिन्न भागों का अध्ययन कीजिए। ऐसे पुष्प जिसमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित हो, एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। इसमें क्या है, इसमें क्या अकेला अगर पुंकेसर है या अकेला स्त्री केसर होते, क्या कहेंगे हमें, स्त्री, इसे एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित हो उन्हें क्या हम द्विलिंगी कहलाते हैं। मक्का, पपीता और ककड़ी या खीरे के पौधों में एक लिंगी पुष्प होते हैं, जबकि सरसों, गुलाब और पिटूनिया के पौधों में कैसे होते, जो ककड़ी और मक्का और पपीता और ककड़ी या खीरे के पौधों में कैसा होता, एक लिंगी होता है, जबकि सरसों और गुलाब और पिटूनिया के पौधों में कैसा होता, द्विलिंगी होता है। तो इसके जो चित्र के बारे में हम समझ लेते हैं। इसमें क्या है, कवक में बीजाणुओं द्वारा जनन किस प्रकार होता, कवक जाल। इसमें क्या है, कवक जाल है, बीजाणु धानी है और बीजाणु है। आगे देखते हैं, आगे हमें चित्र दिया गया है, पराकोष दिया है, पुंतंतु दिया है और पुंकेसर दिया है।
और जो स्त्री केसर होता है उसमें क्या पाया जाता, जो पुंकेसर होता है उसमें क्या पराकोष पाया जाता है, अब पुरतंत्र पाया जाता है। और स्त्री केसर में क्या वर्तिकाग्र पाया जाता है और वर्तिका। और बीजाणु और अंडाशय स्त्री केसर में ये उपस्थित होते हैं, इनके क्या हैं जनन अंग हैं। आगे हम देखते हैं ये द्विलिंगी पुष्प होते हैं। नर और मादा एक लिंगी पुष्प दोनों एक पादपों में उपस्थित हो सकते हैं अथवा भिन्न पादपों में पाए जा सकते हैं। क्या आप पुंकेसर में पराकोष और तंतुओं को पहचान सकते हैं? पराकोष में परागण होते हैं और जो नर युग्म में बनाते हैं। स्त्री केसर में वरिताग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। स्त्री केसर में क्या होते हैं वरिताग्र और वर्तिका और अंडाशय होते हैं। अंडाशय में एक या अधिक बीजाणु होते हैं। मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण बीजाणुओं में होता है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मों की क्या होता है युग्मज बनता है। आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। इसमें हम देखेंगे बूझो जानना चाहता है, जो बूझो है क्या है इसके बारे में जानना चाहता है कि परागण परागण में उपस्थित नर युग्मक किस प्रकार से बीजाणु में उपस्थित मादा युग्मक तक पहुंचता है। तो परागण जो परागण है इसके बारे में सामान्यतः परागणों में दृढ़ और सुरक्षात्मक आवरण होता है जो उन्हें सूखने से बचाता है। और क्योंकि परागण हल्के होते हैं अतः वह वायु अथवा जल द्वारा बहकर ले जाए जाते हैं। पुष्पों में बैठने वाले कीड़ों के शरीर में परागण चिपक जाते हैं। जब इष्ट उसी प्रकार के किसी अन्य पुष्प में बैठते हैं तो पुष्प में वरिताग्र पर कुछ परागण गिर जाते हैं। परागणों का पराकोष जो पुष्प के वरिताग्र पर स्थानांतरण या परागण कहलाता है। यदि परागण उसी पुष्प के वरिताग्र पर गिरते हैं तो क्या होता है स्वयं परागण कहलाता है। अब हम समझ सकते हैं इसमें क्या परागणों का जो पराकोष होता है वो पुष्प का क्या होता है वरिताग्र या स्थानांतरण परागण कहलाता है। यदि परागण क्या करता है उसी पुष्प जो वह पुष्प दिया है उसके वरिताग्र पर अगर गिर जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं स्वयं परागण कहते हैं। तो चित्र में हम देख लेते हैं स्वयं परागण यहाँ पे दिया गया है। आगे क्या दिया वरिताग्र और परागण और पराकोष और वरिताग्र। इसमें क्या है स्वयं परागण और परागण। पुष्प के परागण उसी पादप में किसी अन्य पुष्प के वरिताग्र पर गिरते हैं तो इसे परागण कहलाते हैं। अब निषेचन नर तथा मादा युग्मों के उगम या सहयोग द्वारा बनी कोशिकाएं युग्मज कहलाती हैं। जो युग्मज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। युग्मज भ्रूण में विकसित होता है तो अंकुरित होता है पहले परागण। नीचे देखते हैं हमें क्या निषेचन युग्मज निर्माण अंडा कोशिकाएं और फिर क्या दिया अंकुरित होता है। इसमें दिया है युग्मज निर्माण और पराग नालिका दी है। अब फल और बीज के बारे में हम पढ़ लेते हैं। फिर